अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। हम सॉर्ट ऑफ आज अब अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो थोड़ा सा मॉर्निंग में है, क्योंकि शदीद अफसोस है कि वीकेंड पे जो सियालकोट में वाक़या हुआ है, हम ऑलमोस्ट स्पीचलेस भी हैं। अच्छा, हम जो हमारे श्रीलंकन दोस्त के साथ जो हुआ वो हुआ, उस पे तो शायद हम ये मॉर्निंग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी कौम के मुर्दा हो जाने पर आज मातम मनाएंगे। हम अपने जो लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनकी दरिंदगी का मातम करेंगे और उस सोच का मातम करेंगे जिसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँची है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़, वैसे तो हम चाहें तो एक और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन कौन है इस वक्त जिसको ये ग्राफिक डिटेल में नहीं पता कि क्या क्या हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह ये बात ऐसी मशहूर हुई है कि अब हर किसी को पता है कि इधर किस किस्म के लोग रहते हैं। मतलब हमारा बहुत अपोलोजाइज़ करना, बड़ा अफसोस करना, क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब हमारे जो लीडर हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अफसोस करते करते जो उनकी टोन है और जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट लगता है कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हो जाता है और हम ऐसे ही हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम आज आपको दिखाएंगे भी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हम यहाँ आने से पहले लिटरली 100 बार सोच रहे थे, लिख रहे थे, मिटा रहे थे, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह इजहार मजम्मत भी किया जाए। उसमें भी खौफ है, क्योंकि नौबत तो यहाँ तक आ चुकी है कि अगर मजम्मत के इजहार में भी कोई बात आपके मुंह से निकल गई और वो पकड़ी गई तो ये हुजूम, इसको कौम तो नहीं कहेंगे, ये हुजूम जो है ये आप ही के खून का प्यासा ना हो जाए, क्योंकि लिटरली मामला यहीं तक पहुँच चुका है। और फिर वो बात कि जनाब हम शर्मिंदा हैं, बहैसियत पाकिस्तानी हम शर्मिंदा है। ठीक है, शर्मिंदगी का एहसास हमें भी है, लेकिन लिटरली हम इतने शर्मिंदा नहीं हैं, क्योंकि ये नौबत तो आज यहाँ तक पहुँची है, लेकिन हम अरसा दराज से ये कह रहे हैं, ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये जो डिज़ाइन कर रहे हैं सारा कुछ, ये ना करें। और ये जो इतना बर्दाश्त किया जा रहा है, क्योंकि वाकई ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ, ये तो एक गैर मुल्की शख्स के साथ हुआ जो पाकिस्तान में रहता था, सालों से पाकिस्तान में रहता था, इसलिए ज़रा ज़्यादा अटेंशन आई, वरना माशाल्लाह ये चीज़ें हो रही थी और खामोशी भी हमें नज़र आ रही थी। नज़र आ रहा था कि ये इस नहज तक बात पहुंच चुकी है और अभी भी ना संभाला गया तो लिटरली किसी के लिए कोई नहीं बचेगा और कोई किसी के लिए नहीं आएगा। ये एक ट्रेंड है और ये बड़ा खौफज़दा इंसान को हो जाना चाहिए। अब्दुल्ला, ये बड़े स्टेटमेंट्स इसके बाद आई हैं हमारे लीडर्स की भी और लोगों ने कि जी हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक गए हैं। झुक तो गए हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये काम पूरे पाकिस्तान का नहीं है। ना ही पूरे पाकिस्तानी इस चीज़ को मानते हैं, ना ही इसको एक्सेप्ट करते हैं, ना ही इसको कंडोन करते हैं। तो लिहाजा कुछ लोगों की, चंद 100 कह दें 1000 लोगों की सोच की वजह से पूरा मुल्क जो है वो बदनाम हो रहा है, उसका सर इस वजह से झुक रहा है। नहीं, मसला ये कि ये सोच पनप नहीं रही, इसके पीछे बाकायदा काम किया गया है, इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया गया है, इसको फरोग देकर यहाँ तक लाया गया है। कल अदम जमातों के साथ खुफिया मुआहिदे किए जाते हैं, वो मुआहिदे कौम को नहीं बताए जाते हैं। उसके बाद ये कह दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे आके, जो चंद पुलिस एहलकार जिनके बीवी बच्चे सब हैं, जिनकी ज़िंदगी शायद ख़त्म हो गई है, अगर उनकी जान चली गई या उन्हें शहीद कर दिया गया तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब ये सारा कुछ होता है तो फिर नौबत यहाँ तक पहुँच है तो मामला इस नहज पर आता है। जब बहुत कुछ किया जाता है, जब इन अनासर को सपोर्ट किया जाता है अपने पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, तो नौबत यहां तक पहुंचती है। इसलिए हम तो शर्मिंदा हैं, लेकिन असल शर्मिंदगी उन लोगों को होनी चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो या किसी और तबके से ताल्लुक रखते हों, जो मजहब को अपने मकासद, अपने ज़ाती मकासद, अपने एजेंडास के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि सच बात ये भी अगर आप किस्सा पूरा पढ़ें, इसकी ज़रा तहकीक करें, थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस किस्से में भी मज़हब को इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी जो रीजनिंग है वो बिल्कुल कुछ और है, लेकिन चूंकि हमने किसी को सुनानी तो है ना, हमने कुछ तो करना है, तो ऐसा कोई रीज़न लाओ जिस पे कोई बोल ना सके। तो यही एग्जैक्टली इधर भी हुआ है, जिसकी अभी हम आपको एक डिटेल भी देंगे। प्लीज सब पे ना डालें, अपने पर रखें। जिन्होंने किया है ना, दे नो कि ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा।
क्या। और बड़े एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पे भी लोगों की बड़ी ऑब्वियसली जज्बात हैं जो लोग लिख रहे हैं। एक वर्ड जिससे बहुत अरसा पहले से हम इसी प्लेटफॉर्म पे बता चुके हैं, मुझे नफरत हो चुकी है, वो है कि हम बड़ी रिजिलियंट कौम है, बस कर दें। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी थोपते जाओ तो कौम जो है वो मान जाएगी। दिस वर्ड शुड बी आउट ऑफ आवर डिक्शनरी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो लिहाजा रिजिलियंट होना कि जी हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फॉरगेट दैट। अभी ठीक होने का काम ही नहीं है। अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने ठीक करना है, उनको ख़त्म करना है, और ना आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दसियों लेक्चर दे दें इस्लाम अमन पसंदीन है, इस्लाम अमन पसंदीन है, ये हम जानते हैं ना। दुनिया वही देख रही है जो हम जो मेजॉरिटी कर रही है। वो एक शख्स या चंद लोग जिनकी गुफ्तगू भी हम आपको सुनवाएंगे, जिनके लिए वज़ीर आज़म ने एक कौमी एजाज़ का ऐलान भी किया है। दुनिया हमें उस निगाह से नहीं देख रही है, दुनिया हमें उसी हुजूम की तौर पर देख रही है जिसने एक आदमी को मार मार के कत्ल कर दिया और उसकी लाश को आग लगा दी। मतलब अभी हमारा दिल नहीं भरा था उसको कत्ल करके, अभी हमने कहा चलो आओ उसको अब जलाएं और उसके साथ फिर तस्वीरें बनाएं। मतलब इट मेक्स यू वंडर हु वी आर रियली। अच्छा, बहुत सी बातें करनी है और ये बातें भी करनी है, कुछ हमारे मेहमान भी हैं जो भी नज़र डालेंगे इस पर। कहना तो हम बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन लिटरली अपने आप को रोक के रखा हमने, और बस चंद ही बातें हैं जो हमने की हैं। जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। लिटरली हमारी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस बात पर मुसिर हैं कि ये तो जज्बाती बातें हैं, नौजवानी में लोग इस तरह का मजहब के नाम पर कर दिया करते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, और हम किसी ऐसे वैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम वफाकी वजीर दिफा की बात कर रहे हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, आप किस मुंह से कहते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे? आपको क्यों उम्मीद है जब आपकी ही काबीना में बैठे हुए आपके डिफेंस मिनिस्टर इसकी तौजीहात पेश करें कि ऐसा तो हो ही जाता है, तो क्यों श्रीलंका को हमारे साथ वैसे ही ताल्लुकात रखने चाहिए? और देखिए, एक चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है, एक टोन होती है, एक आपका स्टांस होता है, ये सारा जरा नोटिस करें और हम आपको दिखाते हैं कि परवेज खटक साहब ने कहा क्या। जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ। ये इस मुल्क के करता धरता हैं, ये वफाकी वजीर दिफा हैं। बात सुनिए, हम जब इस वाक़े के बाद 3 दिन तक लिटरली रात को सो नहीं पाए, इनके स्टाइल और जेस्चर से लग रहा है कि इनके कान पर जूं तक रेंगी है। ये तो कहते हैं ऐसा हो जाता है, ये तो हो ही जाता है ऐसा, ये तो हो जाता है ऐसा। इनका जो स्टांस है थोड़ा सा, मैं जरा डर गई लिटरली जब हमने ये देखा ना, हम खौफजदा हो गए कि यहाँ तो इनके एक डिमीनर और एटीट्यूड से नजर आ रहा है कि ये छोटी मोटी बात है, इसको ज्यादा बड़ा ना, इससे ज्यादा बड़ा क्या बनेगी वो चीज, और क्या किसी के बनाने से बनेगी। यही कर करके तो यहाँ पहुंचे हैं हम, ये खुफिया मुआहिदे कर करके तो हम यहाँ पहुंचे हैं। मतलब क्या क्या एग्जांपल्स दिए जाएं, एग्जांपल्स में माशाल्लाह इतने ज्यादा हैं कि कुछ चीजें हैं विच मेक इट टू मेन स्ट्रीम, अदरवाइज ये तो आए दिन के एग्जांपल्स हैं। इंस्टेड के आप कोई मुजम्मत करें और कोई अपने हरकतों से, अपने एटीट्यूड से दिखाएं यू मीन बिजनेस कि ये नहीं होगा, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप रीजनिंग दे रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो जाता है। अगर तो लिटरली उन पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं, उनके शहीद होने के बाद ये ना कहा जाता और नेशनल टेलीविजन वज़ीर आज़म के रफ़क़ा और दोस्तों की तरफ से कि बस अब क्या कर सकते हैं, इसको कोलेटरल डैमेज ही समझें, ये तो हो गया जो हो गया, आगे बढ़ें। अगर उनको वाकई एग्जाम्पल बनाया जाता तो आज ये ना होता, या किसी भी केस को फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल बना दिया जाता तो आज ये ना होता। वज़ीर आज़म तो मुताद्दिद केसेस की पर्सनली निगरानी करने का वादा करते रहे हैं। सानेहा साहिवाल भी हमें याद है, अब ये सानेहा सियालकोट भी हमें याद है, और एक सानेहा वो भी है जो हम सब के साथ हो गया है। बहैसियत कौम ये हम सब एक सानेहे में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि हमारी सोच का अंदाज़ा ही लगाइए कि हम किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उसको मौत के घाट उतारने के बाद उसको जिंदा जला सकते हैं। हम अपने आप को उसके बावजूद इंसान और मुसलमान समझते हैं। हंसी आ रही है ना ऑनेस्टली, मतलब या तो आप रो लें क्योंकि रोना आता है ऐसी चीज़ में, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। वी आर हैव बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस सिचुएशन, और अब आप
इसमें आपका हाथ हो ना हो, कहीं दूर बैठे हुए भी हम यहाँ हैं ना, लोग जो हमें देख रहे हैं, जो दुनिया हम पाकिस्तानियों को बस एक ही सांचे में रखती है, उसमें कोई गुड पाकिस्तानी, बैड पाकिस्तानी, इस किस्म की अजीबो गरीब किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं है जो हमारी हुकूमत बड़े आराम से और तबकों को भी दे देती होती है। वी आर ऑल वन। तो हम एक ही नजर से देखे जा रहे हैं इस वक्त दुनिया से, और क्यों ना देखे जाएं, जरा हरकतें देखेंगे लोग कर क्या रहे हैं। कह रहा हूं एक शख्स की वाकई बहादुरी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, मलिक अदनान। वो शख्स, इनका कॉलीग जो उस वक्त बचाने के लिए सामने आया। हम यहाँ पर 100 दफ़ा ये सोच रहे थे कि हम क्या बात करें और क्या ना करें, लेकिन उस माहौल में अगर इस शख्स ने इनको बचाने की कोशिश की। मुझे कॉल आई है कि सर कुछ लोग नीचे हॉल में इकट्ठे हो रहे हैं, कोई प्रियंदा साहब ने उनके साथ कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनकी, और वो लोग ऊपर आपके ऑफिस की तरफ आ रहे हैं, प्रियंदा साहब को मार रहे हैं। उनके हाथ में मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई राड है, कोई डंडा है, कोई सोटा है, कोई कैंची वगैरह है। तो फिर जब मुझे ये पता चला, मेरे साथ 2-3 लोग और थे, मेरे सुपरवाइज़र, वो भी आके सीढ़ियों में खड़े हो गए। तो हमने पूरी एफर्ट की, उधर खड़े हो गए, जितनी हम कोशिश कर सकते थे उधर रोकने की। लेकिन जब 20-25 लोग थे तब तक तो हमने रोके रखा, लेकिन जब वो 40-50 लोग हो गए फिर हम उनको रोकने में नाकाम हो गए। और इतनी देर में प्रियंदा साहब ऑफिस से निकल के ना छत के ऊपर से सोलर पैनल की तरफ के दूसरे रास्ते से एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रहे थे। लेकिन वो लड़के चूँकि तेज़ भागे, उन्होंने दरवाज़ा भी तोड़ दिया, शीशे का दरवाज़ा तोड़ के उनके पास चले गए। जब मेरे पहुँचने से 1-2 मिनट पहले ही उन्होंने उनको मारा, वो नीचे गिरा दिया। और फिर जब मैं पहुँचा फिर मैंने उनको उठाया, उनके ऊपर लेट गया, उनको बचाने की पूरी कोशिश की। इतनी दौरान में कुछ और लोग भी उनका हजूम मारने वाला जमा होता गया, और कुछ लोग ऐसे थे जो वेल विशर भी थे, 3-4 लोग जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कोशिश की उनको बचाने की। लेकिन हमारी कोशिश वो बुरी तरह फिर वो काफ़ी लोग मारते थे। कुछ जो लोग चीज़ें उनको मारते थे, वो जब मैं उनके ऊपर गिरा हुआ था तो फिर मुझे लगती थी, कोई ठुड्डे मारता था, कोई डंडों से मारता था, कुछ और तरह के मतलब जो उनके पास हालात थे यूज़ कर रहा था। लेकिन वो उन सारी चीज़ों की परवाह किए बगैर हमारे जहन में एक ही बात थी कि ये हमारा कलीग है, ये किसी तरह हम इसकी जान बचा सकें, ये हमारा कलीग भी है, दोस्त भी है, हम इसकी जान बचा सकें, ताकि ये दूसरे मुल्क से आया हुआ है, कम से कम पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का इमेज ख़राब ना हो। इसके बाद भी कोशिश की है कि उनकी बॉडी को ना करें, सड़क पर जाके भी रिक्वेस्ट की है कि आपने जो करना था कर लिया, लेकिन इसकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो वो हाईली प्रोफेशनल, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट आदमी थे ड्यूटी के दौरान, और ज़ाती लाइफ में वो नरम मिजाज आदमी थे, अच्छे फ्रेंड थे, नरम मिजाज आदमी थे, मेरिट पे काम करना, मेरिट पे बात करना। अच्छा, और ये मलिक अदनान का ये कहना है कि मतलब इतना अंधा हो जाता है मॉब वायलेंस जो है, इतना कि ये उनके कॉलीग्स हैं। चलो आपकी सारी लड़ाई तो उसके साथ थी ना, हालांकि क्या लड़ाई थी, तो इसको भी साथ मारे। मतलब एक अजीब किस्म की वहाँ सिचुएशन पैदा हुई हुई है जहाँ सारे जो सामने आ जाए उसको बचाने के लिए उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम तुम्हें भी ये तो जवानी में हो जाता है, जवानी में इतने जोशीले थे। मतलब प्लीज फिर तो मैं कहती हूँ कि जवानी खत्म हो जानी चाहिए, आपसे ताज़ियत करनी चाहिए। और वैसे तो मैं एक और तमगा जिनको मिलना चाहिए ना, वाकई मैं एक बात बताऊँ, जब ये सारा सीन हुआ है तो तब मुझे इस बात पे भी थोड़ा एक शौक हुआ कि देयर इज अ श्रीलंकन वर्किंग फॉर इयर्स इन अ गुड पोस्ट इन सियालकोट। मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ कि ये फॉरेनर्स होते हैं, ये पाकिस्तान आके काम क्यों करते हैं? आई एम सॉरी टू से, बट ऑन दिस नेशनल टेलीविजन, इस शो पे बैठ के मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हम इनके साथ करते क्या हैं, कितनी मुश्किल में इनकी ज़िंदगी होती हुई, क्योंकि ये मॉब वायलेंस, ये इंसाइट होना किसी चीज़ पे तो हमारा दिमाग घूम सकता है। तो ये बहुत जान जोखम का काम है कि कोई फॉरेन नेशनल आके पाकिस्तान में काम करे। अच्छा, मेरे एक कॉलीग हैं, गुज़श्ता 30 साल से वो एक श्रीलंकन इसी तरह यहाँ फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हैं कपड़े की, उनके नेबर हैं। इस वाक़े के 48 घंटे के अंदर वो आदमी अपने बच्चों समेत, जो गुज़श्ता 30 साल से यहाँ पे रह रहा है, अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस जा रहा है। उसने 30 साल बड़े अच्छे गुजारे, लेकिन उसके बाद सोचिए कि हम किस पॉइंट पे आ गए हैं। सारे के सारे ही रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी है इस मौके पर, और ज़्यादातर लोगों ने सिवाय चंद एक के इसकी विदाउट इफ्स एंड बट्स मजम्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की ट्वीट तो आपको याद है, वो भी इससे बड़ा सानेहा है। वो सोच भी एक हमारे सामने आ गई है कि अगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इस वाक़े की मजम्मत ना की जा सके विदाउट इफ्स एंड बट्स, मतलब बहुत नाप तोल के सोच के की जा रही है, क्योंकि इसमें भी खौफ है इन लोगों को। जरा देखें ये भी। खैर, साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं, और उसके बाद वी हैव आवर गेस्ट्स वेटिंग फॉर अस। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी इसमें अफराद मुलव्वस पाए गए वो कानून के मुताबिक उनको करारवा की सज़ा दी जाएगी।
अब जो इलेक्शन कैंपेन्स हो ना, उसको भी ज़रा जहन में रखिएगा। जब इस किस्म के मजहबी कार्ड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के स्लोगन्स के साथ लोग आपके सामने पेश करते हैं ना अपने आप को कि ये जनाब मुहाफ़िज़ है और यही तो बचाने वाला है और यही तो नाइट शामिल है, तो खुदा के वास्ते उन लोगों को भी डिसोन कीजिएगा और आंखें खोलिएगा। अगर हम ये कर रहे हैं तो खुदा के लिए अपने आगे बच्चों का और आगे जनरेशंस का ही सोच लें, क्योंकि ये जो लोग हैं ना सारे, ये जो सारे हैं, इनके बच्चे तो बाहर हैं, जिनके नहीं है वो बाहर भाग जाएंगे और ये खुद भी उसके बाद बाहर चले जाएंगे। मैंने और आप ही नहीं आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन की है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो फवाद साहब, आप उन लोगों में शामिल हैं जो सियालकोट वाक़े से पहले ये बात कह रहे थे कि ये शिद्दत पसंदी किस हद तक आ चुकी और इससे कोई महफूज नहीं है। काफ़ी बार आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। आप टाइम बॉम्ब का भी जिक्र करते रहे, इसको आपने एक टाइम बॉम्ब कहा है, तो ये बॉम्ब जो है ये लगाए गए, किसने लगाए गए, कौन जिम्मेदार है, ये सब शुरू करने में किसका हाथ है? कुछ इसमें जरा इज़हार ख्याल करें, बिल्कुल जरा नजर डालें कि कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई होगी। अब ये एक लंबी और पेचीदा बहस हो जाएगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। 53 से अगर आप मुनीर कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें तो आपको उसका जेनेसिस मिल जाएगा। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाला जो आप एक मुसल्लत हो गया हमारी रीजन के ऊपर, वो अपना मिल जाएगा। लेकिन सब मसला ये है कि आप पाकिस्तान को जिस तरीके से कंसीव किया गया था, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल ने, वो एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट के तौर के ऊपर कंसीव किया गया था और उसमें एक्सट्रीमिज्म की कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई जगह है। लिहाजा हमें ये हिकमत अमली बनानी है कि हमने कैसे पाकिस्तान को, जो उसका असल मकसद था बनने का। तैयब अर्दगान साहब जब यहाँ पे आए पाकिस्तान, तो वो कह रहे थे कि मैं तो छोटा था, लेकिन जब पाकिस्तान बना था तो हम टर्क्स के अंदर बहुत ज्यादा ये यूफोरिया था कि जो मुल्क बना है पाकिस्तान, ये एक नई इस्लाम का निशात सानिया होगा और ये एक मॉडर्न मुस्लिम सुपर पावर होगी। तो ये खुद तैयब अर्दगान जो है वो ये बात यहाँ पे कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब पाकिस्तान बना था तो उसके बारे में मुस्लिम वर्ल्ड के क्या ख्यालात थे और हम किस तरफ जो है वो निकल गए। लेकिन क्या करें कि उसके बाद मुल्क उन लोगों के हाथ लग गया जिनके हाथ लग गया। अब लगता यही है फवाद साहब कि जिस मकाम पर हम आज खड़े हैं इसमें सभी का कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद है। अब ठीक करना है मामला तो अपने अपने हिस्से की गलती तस्लीम करके या उसे करेक्ट करने की कोशिश करके इब्तिदा करनी होगी। लेकिन आप भी सर कैसे तब्दील करेंगे, कैसे गलती तस्लीम करके आगे बढ़ेंगे जब आपके अपने इर्द गिर्द लोग मौजूद बैठे हुए ये कहते हैं कि दो जोशीले नौजवान हैं, इसमें कत्ल भी हो जाते हैं। ऐसी कोई बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बात यह है कि ये ना कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोसाइटी का इशू है और माफ़ी मांग लें नहीं मांग लें वो सही है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इशू ये है कि हमें एज ए सोसाइटी जो है उसको हमें सोचना है कि हम कैसे आगे जाना चाहते हैं और हम आखिर किस तरह का अपना मुआशरा बनाना चाहते हैं। इसमें होप भी है और इसमें मायूसी भी है। जब होप देखें तो हम देखते हैं कि तमाम ही सियासी जमातों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि हमें बहरहाल अपने आप को इस मेहनत से जान छुड़ानी है और आगे चलना है। और अगर मायूसी की बात देखें तो मुझे लगता है कि एहसास की पर जो अमल दरामद है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। वैसे आपने कहा है कि ये सोसाइटल इशू है तो सोसाइटी का है और हुकूमत का इससे कम लेना देना है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत और सोसाइटी का आपको इतना डिफरेंस रहा नहीं है, बिकॉज हुकूमत में भी अगर इस किस्म की बहस हो रही हो कि गुड तालिबान क्या होता है और बैड तालिबान क्या होता है, नॉट कनेक्टेड टू दिस स्टोरी बट अदरवाइज एक वो थाट प्रोसेस तो नज़र आ ही रही है और सोसाइटी को वो थाट प्रोसेस नज़र आ रही है। तो ये बड़ा हैंड इन हैंड सिचुएशन है, आप इस तरह इसको डिवाइड नहीं कर सकते फवाद। लेकिन आप जैसे लोग ऑब्वियसली इस हुकूमत का हिस्सा हैं, बहुत खुलकर बात आप करते हैं ख़ास तौर पे, जिसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए डेफिनेटली। तो क्या हुकूमत के सब लोग आपके ख्यालात से मुत्तफिक हैं? एक तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, आपके साथियों में से भी कोई शिद्दत पसंदी को बतौर वोट बैंक कैश कराने की कोशिश करते हैं, तो बाकी जमात इस पर क्या सोचती है? मतलब ये सारी बातें कभी बीच में हुई तो होंगी।
जिस तरह से सोसाइटी के अंदर लोग हैं जो कि इसको बुरा समझते हैं और कुछ लोग हैं जो कि एक आइडियोलॉजिकली इसके साथ है, और कुछ लोग हैं जो ला इल्मी में इस फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं, शिद्दत पसंदी को, उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं है। एक्चुअली ये जो तीसरा फ्रेम है ये बहुत ज्यादा है, जिनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा ही नहीं है और वो शिद्दत पसंदी को प्रमोट करते हैं। अब मसला ये है कि ये जो सेकंड ग्रोह है जो कि एक्सट्रीमिज्म को अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल खतरनाक ग्रोह ये है क्योंकि ये तीसरे बहुत बड़े ग्रोह को लीड कर रहा है। और ये सियासी जमातों का मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मसला नहीं है कि मसलन जो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी है, ये पार्लियामेंट जो है इसने जब कानून आया कि कम उम्र बच्चियों की शादी जो है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, और ये कानून है जो ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक पास कर चुके हैं, लेकिन हमारे तीनों बड़ी जमातें JUI वगैरह तो खैर मिनहैसुल पार्टी ही इसके खिलाफ थी, लेकिन खुद PTI में बशमूल हमारे वज़रा, उसके बाद PMLN और हत्ता के पीपल्स पार्टी के 2 MNAs जो हैं उन्होंने इस बिल की मुखालफत की और कहा कि आप मुझे बताइए क्या कोई 7 साल या 9 साल की बच्चियों की शादी की हमायत कर सकता है 2021 में? कोई सेन आदमी ये कर सकता है? बट हमारी पार्लियामेंट में हुआ और अभी तक हम कानून पास नहीं कर सके। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस पे कितनी शर्मिंदा होना चाहिए हमें। और उसके बाद इस तरह के जो सियालकोट जैसे वाकयात हैं वो होते हैं। अच्छा फवाद साहब, अब यही माशरा है जिसमें हम रहते हैं, इसमें सर्टनली उन लोगों का तयन भी होना चाहिए जिन्होंने हमें इस नहज तक पहुंचा दिया, जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। वैसे तो सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये रीसेंट फिनोमेना जो इससे पहले नहीं था, एक फॉर इंस्टेंस किसी कलअदम जमात को एक मेन स्ट्रीम सियासी पार्टी बना देना, उसको एकदम से मंजर आम पर ले आना, उसको एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभार देना, हाँ ये सारी चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये कहीं से तो ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो सभी का किरदार है, लेकिन बहैसियत हुकूमत सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुक्मरान जमात पर ही आयद होती है। तो आप वाकई समझते हैं कि अब इट्स हाई टाइम कि इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर कुछ सोच लेना चाहिए कि जनाब हमें जितना भी फ़ायदा मिल रहा हो, हम इस किस्म की किसी भी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें मज़हब को इस्तेमाल करके कोई पॉलिटिकल फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। चुके हैं, नेशनल एक्शन प्लान बन चुका है, सारी जमातें तमाम सोसाइटी जो है उसके ऊपर कंसेंसस बना चुकी है। अब सवाल ये है अमल दरामद करना है हमें। मैं सबसे पहले अर्ज कर रहा हूँ, APS का सानहा हुआ, उसके बाद तमाम कौम ने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसका एक देखिए एक्सट्रीम ओपिनियन माशरे में हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप कह सकते हैं फलाने मुल्क के साथ आप ताल्लुकात रखें, फलाने के साथ ताल्लुकात ना रखें, इसके साथ तोड़ देने चाहिए, हमें फलाने के साथ जंग करनी चाहिए। एक्सट्रीम ओपिनियंस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बंदूक उठा के पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकते कि चूंकि मेरी ये ओपिनियन है तो अब आप बाकी सारे इसके ऊपर अमल करें। ये जो फर्क है ओपिनियन रखने में और ओपिनियन इन्फोर्स करने में, ये रियासत की जो आप समझिए कि जो होना है उसका तयन करता है। कोई रियासत की इजाजत नहीं दे सकती कि उसके फैसले जो हैं वो ग्रो करे और आउटसाइड दी कॉन्स्टिट्यूशन करे। उस चीज को आप इंश्योर कर लें, बाकी ओपिनियंस रखें जो जिसकी जो दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू। एक तो थैंक यू सो मच। दूसरा आपने कहा कि जी ओपिनियन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन डंडा उठाकर या बंदूक उठाकर ओपिनियन इन्फोर्स करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्टिंग अपॉन एन ओपिनियन इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब मैं यहाँ बैठ के कुछ भी सोच सकती हूँ, आप सारे हर किसी की अपनी सोच हो सकती है, बट एक्चुअली कलेक्टिवली हो क्या रहा है तो ये तो फिर देन एक्टिंग अपॉन योर ओपिनियन हो गया ना। जब जितने भी लोग अपनी ओपिनियन मुसल्लत करने के लिए डंडा उठाकर आए, आपने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया मुआहदे करके, चाहे वो खुफिया हो या ना हो। और ओपिनियन अगर बहुत देर से एक बुरा ओपिनियन एक्सेप्ट हुआ चला जा रहा हो ना तो फिर देन इट इज एक्टेड अपॉन। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जिससे आपको और भी बड़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। बहैसियत कौम हम किस नहज पर आ गए हैं कि इस बात का अंदाज़ा आपको इस खबर से हो जाएगा, जिसे बताते हुए भी हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है और मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली हाँ इट्स नॉट सरप्राइजिंग। सुबह पंजाब की हम जो कुछ कर चुके हैं, तो
क्या बानी पाकिस्तान की तकरीम, क्या अच्छा जी, विहाड़ी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे से ऐनक चोरी कर ली गई है। ये मुजस्मा पहले ऐनक थी, अब ऐनक नहीं है। पता तकलीफ क्या है हमें? मुझे ये एक सवाल उठता है ना। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कायदे आज़म का मुजस्मा जो है वो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में नस्ब है, जहाँ से नामालूम चोरों ने ऐनक चोरी की। नेचुरली अब उनको चोर कहूँ, मिसक्रिएंट्स कहें, हम क्या कहें, क्योंकि ये तो बात नहीं हुई ना कि ऐनक पहन लेंगे, कोई ज़रूरत होगी, बस तंग करने के लिए ना, बेसिकली जस्ट टू टीज, जस्ट न्यूसेंस फैलाने के लिए, और ये अपनी तरफ से शायद किसी ने एंटरटेनमेंट के लिए किया हो। लेकिन हमारी दिमागी पस्ती का आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कभी समीउल्लाह के मुजस्समे से बॉल चुरा लेते हैं और कभी हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ दिस नेशन के मुजस्समे से ऐनक चुरा लेते हैं। आज वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। और एक और चीज़ इसमें बिल्कुल सियालकोट में भी, इधर भी, मतलब कहीं भी कुछ हो रहा होता है। आजकल ये खौफ भी निकल गया है कि भाई CCTV कैमरा है, लोगों के हाथों में फ़ोन होते हैं, ये खौफ ही नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे, मतलब बेशर्म हो चुके हैं। क्योंकि जब हमने देख लिया कि हम पकड़े भी जाएंगे, तस्वीरें भी आ जाएंगी, तो अदालत पेश होंगे तो हम पे पत्तियां निछावर की जाएंगी और हमें हार पहनाए जाएंगे और हमारे लिए एक लीगल टीम भी हमारा दिफा करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो फिर किस बात का खौफ? खैर, और फिर तो आपको पता ही है कि हीरो बन के जब वापस निकलते हैं तो फिर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि वैसे तो जिंदगी में कुछ अचीव किया नहीं, चलो तो ऐसे ही कुछ अचीव कर लें, मार के कुछ अचीव कर लें। एनीवे, लेट अस मूव फॉरवर्ड बिकॉज़ एक और खबर है जिसके बारे में हमें बात करनी है। साहब हमारा वेट कर रहे हैं। लाहौर का हल्का NA 133, वोटर टर्नआउट बड़ा कम रहा, लेकिन मुतवक्के नताइज ही आए हैं। और जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो परवेज़ मलिक साहब की अहलियाँ हैं, और वो मरहूम परवेज़ मलिक साहब की अहलिया, वो इंतखाबी मार्का जीत गई हैं। ओवरऑल वोटों की तादाद बता दें 46,811, और पीपल्स पार्टी को सरप्राइजिंगली काफ़ी वोट मिले हैं। पीपल्स पार्टी ने कैंपेन भी बड़ी ज़बरदस्त की थी। असलम गिल साहब 32,000 कितने, 32,313, इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। PTI तो थी नहीं इस इंतखाबी मार्के में, सो हम ज़रा बात करते हैं सोहेल वड़ाइद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। वड़ाइद साहब, थैंक यू। आपको पता ही है, आप जब भी कोई इलेक्शन होता है हम आपको ज़रा जहमत देते हैं, और पहले तो इस पे रोशनी डालिए कि हमें बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था जब PTI इस इंतखाबी मार्के से बाहर हुई। क्या ये वाकई डेलिब्रेट डिसीजन था या उनसे एक्चुअली एरर हुआ था जो उनके उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, या उन्होंने पसे पर्दा यही सोचा कि जनाब इट्स बेटर टू स्टे आउट ऑफ इट? मेरा ख्याल है एरर हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी जो कागजात नामजदगी थे उनमें उनसे गलती हुई। उन्होंने बड़ी जल्दी में शायद उजलत में ये जमा करा दिए और ये सोचा नहीं, और देखें इसी वजह से वोट कम पड़े हैं। वैसे भी हमारे यहाँ बाय इलेक्शन में अगर हार्डली कंटेस्टेड ना हो तो फिर वोट कम पड़ते हैं। तो ये चूंकि PTI नहीं थी इसलिए इतना हार्डली कंटेस्टेड नहीं था। लेकिन सिलेक्शन में जो खास बात तो यही है कि एक तो ज़ाहिर है शाइस्ता परवेज़ मलिक जीत गई, उनके खावंद का हल्का था, और वैसे भी नून जो है सेंटर पंजाब में उसको जो बर्तरी हासिल है वही हमें दोबारा नजर आई। लेकिन नुमाया बात इस दफ़ा ये थी कि पीपल्स पार्टी ने अपने वोट जो हैं वो बढ़ाए हैं, और जो पहले यहाँ से सिर्फ 5,000 वोट लिए थे अब इन्होंने, तो PTI के ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी के वोट बढ़े हैं, या फिर ये बुनियादी फर्क तो यही है कि PTI के ना होने से पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि इसका मतलब है कि PTI के वोटर की सेकंड चॉइस जो है वो पीपल्स पार्टी है। इसका मतलब ये भी है कि PTI के जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं, और वो जब PTI नहीं थी तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दे दिए। तो इसके कई मतलब निकलते हैं, लेकिन बहरहाल ये पीपल्स पार्टी क्या अच्छा वड़ाइद साहब, क्या इसका ये मतलब भी निकलता है कि पीपल्स पार्टी का प्रॉब्ली परसेप्शन बेहतर हुआ है पंजाब में, या बिलावल साहब की जो कोशिश है वो प्रॉब्ली अब असर दिखाना शुरू हो गई है? कोई हम इसका ये मतलब भी अखज़ कर सकते हैं कि प्रॉबली पीपल्स पार्टी कैन मेक अ कम बैक इन पंजाब? वो तो खैर इट वुड बी टू अर्ली टू से दिस, लेकिन ये बात है कि बिलावल साहब की
और पीपल्स पार्टी की एक वैल्यू है। आप जब भी जमहूरियत की बात करते हैं, जब आप भी सियासत की बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी की वैल्यूज की, उसकी लीडरशिप की, उसकी कुर्बानियों की, बेनज़ीर भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, फिर बड़े बड़े लीडर हैं, एतजाज़ हसन है, रजा रब्बानी है, खुर्शीद शाह है, इस तरह की लीडरशिप भी उनके पास बड़ी सीजन मौजूद है। तो वो जब भी जिक्र होता है पीपल्स पार्टी का, तो जो लोग उनको वोट नहीं भी देते वो भी उनकी सियासत की, उनकी असूलों की, उनके कुछ प्रिंसिपल्स की, उनकी जो है उसकी बात करते हैं। तो पीपल्स पार्टी का एक मकाम तो है, अगरचे लोग जब टू पार्टी कंटेस्ट हो जाता है, जैसे पीटीआई और नून का कॉन्टेस्ट हो गया पंजाब में, तो उसमें फिर पीपल्स पार्टी इग्नोर हो जाती है। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी की वैल्यू नहीं है या पीपल्स पार्टी की अहमियत नहीं है, ये गलत होगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया राइट साहब, बड़ा अच्छा एनालिसिस भी दिया आपने और हमें समझा भी दिया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो इट कुड बी फॉर मैनी रीजन, एब्सेंस ऑफ पीटीआई के पीपल्स पार्टी गॉट अ लॉट ऑफ वोट, बट ऑल्सो पीपल्स पार्टी इज मेकिंग गेन्स एज वेल। अच्छा जी, हमें एक ब्रेक लेनी है छोटी सी बिफोर वी गो ऑन, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। अपडेट हमारे पास ये है कि श्रीलंका के मकतूल शहरी की मैयत अस्पताल से एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। श्रीलंकन सफारत खाने के एहलकार अला सुबह अस्पताल पहुंचे। सफारत खाने के एहलकारों ने प्रियंका कुमारा की मैयत पर फूल रखे और सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर एजाज़ आलम एयरपोर्ट से मैयत भिजवाएंगे। वैसे और भी काफ़ी ऑफिशल्स हो सकते थे इस मौके पर। आई वंडर कि सिर्फ एक माइनॉरिटी मिनिस्टर ही हैं जो मौजूद होंगे या और दीगर जो आला ओहदेदारान हैं वो रिस्पेक्ट देंगे इनकी मैयत को। मेरा ख्याल है ये इतना मुश्किल अब ये इशू एक बन गया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अटैच्ड टू इट। आई एम जस्ट थिंकिंग नो आई डोंट थिंक सो दैट्स एवरीबॉडी हैज सेड। मैं तो सोच रही हूं कि क्या रीजनिंग हो सकती है। प्रियंका कुमारा की मैयत को सियालकोट से लाहौर लाया गया था और अब ये इनके शहर। वैसे सोचिए कितनी शर्मिंदगी का मकाम। अच्छा जी, इसी पे हमने ज़रा मज़ीद बात करनी है और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से एक पर्सपेक्टिव भी लेना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि क्या ये सोच रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने। खोखर साहब, सियालकोट वाक़े पर हर कोई मजम्मत कर रहा है, हर कोई शर्मिंदा है इस बात पर। जो वाक़या हुआ उसमें बराह रास्त मुलव्वस लोगों के साथ जो हो सो हो, लेकिन ये एक माशरती रवैया भी है जिसके बारे में हम बहुत एक डिटेल में बात कर रहे हैं। तो हमारा माशरा इस हद तक कैसे आ गया? आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है? कौन है माशरा इस नहज पे कोई एक दिन में या एक हफ्ते में या एक साल में नहीं पहुंचा। इन सारे रवैयों को बनने में, पनपने में, जड़ पकड़ने में बहुत वक्त लगा है और हम तमाम लोग जिम्मेदार हैं बतौर माशरा कि जब ये रवैये जन्म ले रहे थे तो उस वक्त हमने इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और अब भी इसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने मौजूद है कि आज से चंद माह कबल, चंद हफ्ते कबल, जब इस्लामाबाद की तरफ एक मजहबी जत्थे की जानिब से लॉन्ग मार्च किया जा रहा था, तो बजाय इसके कि रियासत उसको इफेक्टिवली डील करती, रियासत ने अपने घुटने उसके सामने टेक दिए, उनके तमाम तर मुतालबात मान लिए। तो हमने फिर से वही जो हमारे पुलिस के जवानों की शहादतें थी वो हमने पसे पोश डाल दी। तो पिछली कई दहाइयों से हमारा जो रवैया रहा है इस तरह की कुव्वतों को माजरत ख़वाना भी रहा है और अपीजमेंट का भी रहा है। लेकिन हमें जागना होगा, हमें अपने अहले वतन को समझाना होगा, और बल्कि इसमें मजमूई तौर पर जो इस वक्त रिएक्शन सामने आया है, आम आवाम उनके अंदर भी एक गम की कैफियत है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से सियालकोट में जो हुआ ऐसा दोबारा ना हो, ये हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन शायद दोबारा भी ऐसा होगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन होता चला आया है। सिर्फ दुआओं से तो काम नहीं चल सकता। अमली तौर पर प्रैक्टिकली अगर कहीं से शुरू करें, चूँकि सर्टनली आगे तो बढ़ना है, रुकना नहीं है, और लेट्स सी होपफुली के आगे शायद उम्मीद की कोई किरण नज़र आ जाए जो अभी नहीं आ रही है। तो हम कहाँ से शुरू करें इन वाक़यात की रोकथाम के लिए? अगर सोच बदलने की आप बात कर रहे हैं, वेयर शुड वी रियली स्टार्ट फ्रॉम? हमने मिल बैठकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। इस मुल्क की तमाम मजहबी
सियासी और फौजी क़यादत जो थी वो एक पेज पर आई, लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान का हमने क्या किया, उसका आज कहीं जिक्र भी नहीं। जो चीज़ें तय की गई थी उन पर अमल हुआ ही नहीं, और उसके अंदर जिन चीज़ों के ऊपर हमने फैसला किया था कि हम अमल करेंगे, उसके अंदर इसी तरह के मजहबी नफरत, मजहबी शिद्दत पसंदी के जो प्रचार है उसका तदारुक करने का भी अज़म किया गया था। तो इसका मजमूई तौर पर तो आज भी हाल वही है कि हमें अपने माशरे के अंदर कोई भी ऐसा पैगाम, कोई भी ऐसा नुक्ता नज़र कि जिससे इंसानियत की तज़लील होती हो, मजहब को बुनियाद बनाकर इंसानों के खिलाफ नफरत फैलाने को दावत दी जाती हो, उनके कत्ले आम की इजाज़त दी जाती हो, हमने उन तमाम रवैयों का सदेबाब करना है। न सिर्फ सदेबाब करना है बल्कि इसमें सियासतदानों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी ठहरती है कि वो बजाय इसके कि चंद वोटों की खातिर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से काम लेते हुए खामोशी से बैठे रहे, उनको भी खुलखुला कर इस मामले के ऊपर बोलना पड़ेगा, पोजीशंस लेनी पड़ेगी, मजहबी रहनुमाओं को लेनी पड़ेगी, ताकि हम इफेक्टिवली इन रवैयों का सदुपयोग कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमसे बात कर रहे थे और मज़म्मत कर रहे हैं सारे, और क्यों बड़ी शॉकिंग बात भी है और टाइम भी वो आ गया कि बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत सी चीज़ें इस पर बात हो रही है, बड़ी एक हमें ऐसा लग रहा है एक नेशनल डिबेट की, एक नेशनल डायलॉग की अब ज़रूरत पहुँची है। तो जब ये इत्तफाक सब में है कि शिद्दत पसंदी कबूल नहीं, तो ये जुर्रत भी होनी चाहिए कि हालात यहाँ तक पहुँचाने में अपनी जमातों का किरदार भी तस्लीम किया जाए। गलतियाँ मानने और उन पर माफ़ी मांगे बगैर क्या हम आगे बढ़ भी सकते हैं? और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक नेशनल डायलॉग हो जाए। देखिए, हमारी जमात ने तो हमेशा इसकी मुखालफत की है। हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी और हम सब उसका निशाना बने, हमारी रहनुमा कई दहशतगर्दी का निशाना बने। और अभी हाल ही में पिछले 3-3.25 सालों में जब कुछ मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों ने हुकूमत के लिए कोई सूरत हाल पैदा की, तो हमने किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, जैसा कि हमारे खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन किया करती थी, जो छलांग मार के उन ग्रोहों के साथ मिलकर जलती पर तेल का काम किया करती थी। तो इसलिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात के वाले से कह सकता हूं कि हम निशाना भी बने हैं, लेकिन हमने इसका मुकाबला किया और हम समझते हैं कि अगर कोई भी ऐसी कौमी सतह पे कोशिश होगी, हम उसको वेलकम करेंगे, जिससे कि हम मुआशरे से जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है इसका कला कुमा करें। एहसन साहब, आप सर्टनली पर्सनली भी इसमें आपको टारगेट किया गया और यही हेट स्पीच या हेट मॉन्गरिंग जो है वो उसकी जद में आप भी आए, जिसकी वजह से एक रिएक्शनरी तौर पर आप पर कातिलाना हमला भी हुआ। लेकिन आपकी पार्टी की अगर बात करें तो PDM की सबसे बड़ी जमात आपकी पार्टी आज भी इसका हम इजलास है। अब PDM की क़यादत की जानिब से ये गैर मशरूत गैर मुबहम किस्म की मजम्मत सुनने को मिलेगी, क्योंकि मौलाना साहब तो इफ्स एंड बट्स के बगैर इस पर बात नहीं करना चाह रहे। जी, इस पे बिल्कुल PDM के रहनुमाओं ने भी की है, हमारे सदर ने भी की है, हमारे रहनुमाओं ने भी की है। हम सब इस वाक़े की पुरजोर और गैर मशरूत मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये वाक़यात पाकिस्तान का इमेज बर्बाद करते हैं, ये इस्लाम का तशख़्ख़ुस ख़राब करते हैं। इसलिए हम सब का फ़र्ज़ है कि आइंदा ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए हर कोई अपनी सतह के ऊपर काम करे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और एक मुतबादिल बयानिया देना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को समझा सकें कि अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये अंदाज दुरुस्त नहीं है कि जिसमें हम जत्थों के जरिए अपने ही मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करें, अपने ही मुल्क के अंदर कत्लो गारत करी करें। ये हमारा दीन नहीं सिखाता, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमसे बात कर रहे थे और ऑब्वियसली हर कोई जिसको कहते हैं ना इनरेज्ड है कि हो क्या रहा है। मज़ीद इस पर हम क्या कहें, मतलब हमें अब कोई हक नहीं रहा कि किसी और मुल्क में अगर मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ हो रहा हो ना कि हम कुछ बोलें। लिटरली मेरा नहीं ख्याल कि वी हैव एनी, आईने में जाकर हम सबको अपना मुंह देख लेना चाहिए
और उसके बाद दूसरे तो ये बात हमेशा याद के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है तो उस पर बात करनी चाहिए। ये हमेशा याद रखें कि नाउ वी हैव नो मॉरल ग्राउंड टू से एनीथिंग टू एनीबॉडी। और ये याद रखना चाहिए कि इस्लामी रियासत हकीकी मानों में तब इस्लामी बनती है जब उसमें मौजूद गैर मुस्लिम अपने आप को महफूज समझे। We'll see you after this break. Welcome back. Good morning once again. Good morning everybody. Welcome back. और बड़ा ही दिल चाह रहा है थोड़ा सा मूड चेंज किया जाए, तो साथ साथ आपको ये बता दें कि आपको फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन भी होगी है ज़ियारत में। और कल एक्चुअली मैं देख रही थी कुछ इसके विजुअल्स ऑन सोशल मीडिया एंड इट लुक्ड अमेजिंग। टाई टेढ़ी हुए जा रही है, मतलब क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इनको अपनी टाई की पड़ी हुई है। आप सीधा करें, हम आपको ज़रा ये विजुअल्स दिखाते हैं। प्लीज़ लुक एट देम बिकॉज दिस इज़ स्टनिंग। मतलब ये वो चीज़ है जो कि हर किसी को नसीब नहीं होती वैसे ये मौसम देखना। तो यू कैन एंजॉय। मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ कि मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं, डोंट टेल मी आपने स्नो कभी देखी ही नहीं है लाइव। यू आर फ्रॉम पंजाब अब्दुल्ला, यू डिडंट ट्रैवल एनीवेयर सर्दियों में कहीं? कभी छुट्टी नहीं मिली। देख लो, मतलब हम बात कुछ और कर रहे हैं और मसले सामने आ गए कि हमें कभी छुट्टी नहीं मिली। तो एनीवे जस्ट वांटेड टू शो यू दिस। और अभी तो शुरुआत है, तो शायद अगर आपको अगले 1-2 महीने में छुट्टी मिली, प्लीज़ नहीं देनी इसको छुट्टी, तो आप जाके देख सकते हैं ये सब कुछ करेंगे। अच्छा पता है क्या मुझे एक सवाल बड़ा बॉदर कर रहा है कि शायद अगर कॉल कर दी जाती पुलिस को बर वक्त तब भी ये वाक़या हो जाता, क्योंकि ऐसे मौके पर पुलिस वालों तक को आपको पता ही है, आपको याद ही है। खैर लेट्स नॉट गो देयर। हमें नेशनल टीवी पे वज़ीर आज़म के एक दोस्त की तरफ से बताया गया था ना कि पुलिस वाले शहीद हो गए तो क्या हुआ, अब उनकी कुर्बानी को कुर्बानी समझें, आगे बढ़ें। तो उन्होंने क्या करना था, उन्होंने क्या करना था फिर? खैर लेकिन एट द सेम टाइम जब ये लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे प्रियंका कुमारा को, और यही बता रहे थे अदनान साहब के जनाब 20-25 का जब तक गैंग था तो हमने कंट्रोल किया हुआ था, उसी वक्त कॉल करनी चाहिए थी किसी को, पुलिस को, कि ये तो सिचुएशन, मगर शायद उनको भी नहीं लगता होगा कि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वी डोंट नो दैट डिटेल, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई कॉल्स तो गई होंगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मतलब इतना बड़ा हजूम है जिसमें आपको ये भी ना पता हो कि एक्चुअली बीच में क्या हो रहा है, हमारा किसको जा रहा है। ये चीज़ें एक हजूम में बाद में समझ आती हैं कि एक्चुअली बीच में हो क्या रहा है, बट एटलीस्ट दैट हजूम इज़ वार्निंग इनफ के कॉल कर लो किसी को। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि सियालकोट वाक़े के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और नज़र यही आ रहा है कि एक बार फिर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा की डिसिप्लिन में सख्ती की वजह से कुछ मुलाजमीन नापसंद करते थे उनको। इस बात पे हम इसलिए पॉज दे रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली वो चीज़ है, डिसिप्लिन, जिससे बहुत से वर्कर्स, खासतौर पे पाकिस्तानी माइंडसेट के वर्कर्स को तकलीफ हो जाती है। ना सिर्फ कि एक तो हमें डिसिप्लिन पे पाबंद किया जाए और फिर एक गैर मुल्की मैनेजर हमसे ये तवक्को रखे पाकिस्तान में बैठे हुए कि हम उसकी बात मानेंगे। और ये भी है ना, गैर मुल्की और गैर मुस्लिम। एंड कहना है ऑल्सो से ये वही लोग होते हैं जो दुबई और गल्फ स्टेट्स में जाके मतलब ये चू ना करें, अगर कोई इंडियन भी ऊपर बैठा हो ना, कोई भी उनका हेड हो तो मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि दादागिरी है ना हमारी, आकड़ जो है ना ये इधर ही होती है हमारी। खैर कितना हम वैसे बात करें, बहुत आई एम सॉरी। ज़ाती नफरत में फैक्ट्री मैनेजर पर तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाकर हुजूम को इश्तियाल दिलाया गया और फिर बुरी तरह तशद्दुद करके लाश को भी आग लगा दी गई। कहीं कोई कहा जा रहा है कहीं स्टिकर से बात शुरू हुई, तो भाई वो एक गैर मुस्लिम है, उसको समझाओ कि स्टिकर अगर तुम्हारी दिल आज़ारी हुई है तो वो माफ़ी मांग लेगा, और वो माफ़ी मांग रहा था हाथ जोड़ जोड़ के। लेकिन अगर एक फैक्ट्री पे कोई स्टिकर्स, कोई स्लोगन्स, कुछ भी लगा हुआ है और अगर ये मिटाना चाह रहा है, ये मैनेजर है वहाँ का, तो इसमें बुराई भी क्या है? हाँ, क्योंकि फैक्ट्री तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, मतलब ये तुम्हारी कोई स्लोगनेरिंग की जगह नहीं है। वहाँ पे आप अपने नारे तो दर्ज नहीं कर सकते दीवारों पर। खैर इसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि तौहीन मज़हब के कानून पर अमल होता तो ऐसा ना होता, जो बड़ी हैरानी की बात है कि अब भी लोग कह रहे हैं। और खैर क्योंकि ये बात तो एक कोई और बात थी, ये तो यूज़ किया गया है इस वक्त। मज़हब का मेरा नहीं ख्याल इस सिचुएशन में एक्चुअली कोई लेना। डॉक्टर किबला अयाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, रहनुमाई लेते हैं, और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सियालकोट में जो हुआ इसकी हमें तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं नज़र आती, लेकिन फिर भी बाज़ लोग इसकी जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं। उनके जहन में शायद तौजीहात हैं कि जनाब तौहीन मज़हब पे के कानून पर अगर वाकई इसकी रूह के मुताबिक अमल होता तो लोग अपने हाथ में कानून ना लेते। डू यू रियली थिंक कि ये बात लॉजिकल है?
देखिए, ये तो जो तौहीने रिसालत का कानून है उस पे तो यकीनन हमारी अदालती कार्रवाई हो रही है और मुख्तलिफ केसेस ऐसे हैं कि उनमें सजाएं भी हो गई हैं। अब जहाँ पे कोई कानूनी पेचीदगी हो या मसलन प्रोसीजर में मसला हो तो उसमें कहीं ना कहीं पे तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हम कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट तो इस तरह का नहीं दे सकते कि हमारी अदालतें जो हैं इस पर अमल दरामद नहीं करा रही। जरूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में हम ज्यादा एक कानूनी मराहिल जो हैं उनको जल्द अज जल्द तय करने की कोशिश करें ताकि अगर कोई वाकई इसका मुर्तकिब हो तो उसको करार वाकई सजा मिल जाए। अच्छा, एक और बात, फिर ये तौहीन मज़हब का कानून और उसके पाकिस्तान में इस्तेमाल पर बहुत बात ऑब्वियसली डिबेट होती रहती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अक्सर बल्कि ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो ज़ाती मकासद के लिए किया जाता है। तो ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले जो दूसरों की ज़िंदगियाँ जो हैं उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है, क्या कानून है इस चीज़ के लिए? यकीनन इस सिलसिले में सजा की गुंजाइश तो है कि जब ये साबित हो जाए कि कोई गलत दावा किया गया है तो पीटीसी में इसके लिए गुंजाइश है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जो हवाला है उसको ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए और सजा को ज्यादा सख्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस किस्म की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही हैं कि इसका जाती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और बिलखुसूस ये मिसालें अब मुसलमानों के हवाले से बहुत ज्यादा आ गई। को भी ज्यादा सख्त करने की और अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ होता इन द पास्ट रीसेंट मैनी इवेंट्स में नाम नहीं लूंगी तो शायद ये नौबत भी ना होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सियालकोट का वाक़या ज़ाहिर है बराह रास्त सर्टनली किसी एक को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, ये एक माशरती सोच है जिसके तहत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी हो रहा है इसको हमें यहाँ तक लाने में या इन बलवाइयों को हमारी ही कौम में से तैयार करने में उलमा का क्या आप समझते हैं किरदार रहा है, और अब हालात ठीक करने में उलमा क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बिकॉज़ जो हो गया अगर हम उसको एक लम्हे के लिए भूलने की कोशिश करें तो आगे तो कम से कम ठीक डायरेक्शन में बढ़ें, या अभी भी हम उसी डगर पे चलते रहेंगे? सियालकोट के वाक़े के बाद तो एक बहुत ही हंगामी सूरत हाल बन गई है और इस वजह से फौरी और हंगामी इक़दाम होने चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि उलमाए किराम को इसकी भरपूर और खुल्लम खुल्ला मजम्मत करनी चाहिए। ये मुझे इसमें बड़ी खुशी हुई है कि हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब का एक बहुत भरपूर ट्वीट आया है, इसकी वजह से बड़ी हौसला अफजाई हुई। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर किबला याज़। अच्छा, जिस पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए, जिसके ऊपर केस चल रहा हो, अगर कहीं गलती से अदालतें उसे रिहा कर देना तो हमारे जहन में ये कैसी कि भूस किसने भरा है कि जनाब अगर वो रिहा हुआ है तो ये गलत हुआ है, मतलब आपने इल्ज़ाम लगाया, उसकी तहकीकात हुई, अदालतों ने उसे रिहा कर दिया। ये कहाँ से सोच पनपी है? जाहिर है ये सोच भी कुछ लोगों ने डाली है कि अगर कोई शख्स रिहा हो जाए इन इल्ज़ामात के बाद तो वो गलत रिहा हुआ है और वो किसी के प्रेशर पर रिहा हुआ है, और यानी नहीं, ये सच हो नहीं सकता। ये कि जिसने नहीं माननी उसने नहीं माननी। आज तक ये हुआ है जब इल्ज़ाम लग जाते हैं और लोग रिहा हो जाते हैं, कुछ तो मुल्क छोड़ के भी चले जाते हैं। भाई जिसने इल्ज़ाम लगाया था अब उसकी पकड़ करो, मतलब हमारा काम है इल्जाम लगाना, उसके बाद हम अपनी जिंदगी में और ये क्यों बिजी हो गए, और जिस पे इल्जाम लगाया वो और ये सोच समझ कर बैठे हुए हैं कि जिस पे भी इल्जाम लग रहा है वो सच ही है, बस ये क्यों हमारे जहन में? तो लिहाजा जब हम ये सवाल करते हैं ना ये कानून साजी और हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करो, इस पे बात करो, बात यही है कि कितना आसान है इल्जाम लगाना। उसको तो पकड़ो जो इल्जाम लगा रहा है, पहले उसको तो चेक करो। वाई शुड द रिस्पॉन्सिबिलिटी द ओनर्स बी ऑन द पर्सन जिस पे इल्जाम लगाया कि वो प्रूफ करे कि भाई मैंने नहीं किया। जिस इल्जाम लगाया पहले उसको तो पता करो। के कानून पर अमल दरामद की बात करते हैं, सर्टनली उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई किसी पे झूठा इल्जाम लगाया जाता है, इस नौयत का झूठा इल्जाम लगाया जाता है किसी शख्स पे और वो अल्टीमेटली झूठा साबित होता है और उसकी ज़िंदगी के कई साल ज़ाया हो जाते हैं और प्रॉब्ली वो इस मुल्क में रहने के काबिल भी नहीं रहता, तो जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है उन्हें भी कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए ताकि
एक एग्जाम्पल सेट हो सके। आई एम जस्ट थिंकिंग, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि द डिसीजन मेकर्स आउट देयर दे रियली नीड टू हियर दिस फ्रॉम यू एंड आई। अच्छा जी, एक मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमने एक बड़े ज़बरदस्त नए टैलेंट की बात करनी है जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों, आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए एक एसेट साबित होगा। उम्मीद तो हमें है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है। हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स जो हैं वो सामने, जिनको हम सोच भी नहीं सकते, ये डिस्कवर करते हैं उनको। लाहौर कलंदर्स की एक और दरियाफ्त जो है वो बिग बैश लीग का हिस्सा बनने वाले हैं और हम बात कर रहे हैं सैयद फरीदून महमूद की, जिनका बिग बैश लीग की टीम मेलबर्न स्टार्स से मुआहिदा तय पा गया है और लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को नए क्रिकेटर्स देने के लिए प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक तरीका है, उससे जारी हैं ये नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं। सैयद फरीदून इस सिलसिले के तीसरे खिलाड़ी हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया में मुआहिदा हुआ है और इससे पहले आपको याद दिला दें फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन का भी मेलबर्न स्टार से मुआहिदा हो चुका है। हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन की कारकर्दगी सबके सामने ही है और अब 19 साल लेफ्ट आर्म स्पिनर सैयद फरीदून, बाय द वे चाइनामैन, जो इट्स अ रेयर कमोडिटी, इनकी शक्ल में नया टैलेंट सामने आया है और इसी पे हम बात करते हैं। सेलेक्टर्स को भी इन पे नज़र रखना हो कि CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपके क्रेडिट पे बहुत सारे नाम हैं लेकिन प्रॉबली एक और नाम का इजाफा हो सकता है। ये फरीदून के बारे में हमें बताइए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, हमें तो शायद पता है बिकॉज यू नो वी कीप स्ट्रिक्ट आई ऑन दीज टैलेंटेड यंग मैन, लेकिन आप उनको बताइए जिनको अभी नहीं पता इस बारे में। बहुत शुक्रिया हुमायूं अब्दुल्ला। मैं आपको बताऊं कि जब ये कोविड की सिचुएशन आई थी तो हमने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हम शहर शहर गली गली जाके करते थे, ऑब्वियसली वो फिर हाल्ट हो गया और फिर हमने एक नए आइडिया के साथ आए कि हम वर्चुअल टैलेंट हंट करें। सो वर्चुअल टैलेंट हंट में फिर ये फरीदून की वीडियो सामने आई और फिर हमने उनको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया और पिछले 1.5-2 साल से हम उनको ट्रेन कर रहे थे। बड़े ही यूनिक टैलेंट है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि पहले ये ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म, और उसके बाद इनको जो चाइनामैन कन्वर्ट किया वो आकिब जावेद ने किया और ये फिर उनकी मेहनत का समर है कि आज वो पूरी दुनिया में मेलबर्न स्टार में उसका डेब्यू कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमारे ये सफर शुरू हुआ था 2016 में जियो के साथ मिलके और मैं समझता हूँ कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्रेडिट जितना लाहौर कलंदर को जाता है उतना ही जियो को भी जाता है। चलिए, ये तो आप जबरदस्त, बढ़िया, आपने अच्छी बात की अच्छा है। लगा, हम क्रेडिट लेते हैं, और हमें इससे भी अच्छा लगा बिकॉज इट इज ट्रू। राना साहब, कितनी बार हमने कुछ टैलेंट यहाँ शोकेस किया और फौरन आपकी कॉल जो है वो हमें आई है एंड यू हैव टेकन ओवर, इसको भी भेज दो। तो लिहाजा हम लिटरली, मतलब ये सुनी सुनाई बात नहीं है, वी कैन सिट हियर एंड से दैट कि आप वाकई बहुत मदद कर रहे हैं। ये मेलबर्न स्टार्स में इनको करवाना, इनको ये चांस दिलवाना, हाउ डज दैट वर्कआउट? क्या आप लोगों का भी कोई मुआहिदा है उनके साथ कि जो हमारे इस तरह स्टार्स होंगे जो बहुत टैलेंटेड हैं और डिजर्विंग हैं, उनको आप चांस है? हाउ डज दिस वर्क आउट? हमारे देखें जी, ये हम दुनिया की वाहिद प्राइवेट फ्रेंचाइज है जिनका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। 12 साल में इंडिया की कोई टीम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकी। सो हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट यही है कि हम टैलेंट स्काउट करेंगे, स्काउट करने के बाद उनको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद अब वहाँ पे उनके ट्रायल के लिए भेजेंगे। तो जिस तरह हारिस को भेजा, दिलबर को भेजा और अब फरीदून जब वहाँ पे गया तो माइकल हस्सी ने और ये जो है इनके मैक्सवेल ने इनके ट्रायल लिए और वो उनसे इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि हम पहले मैच में इनसे शुरू करेंगे। तो आप ये सोचें कि 19 साल का बच्चा जो भाई कहीं वो कोई ऐसी जगह प्लेटफॉर्म पे नहीं खेला, वो पहला मैच जो है वो कल अपना उसने डेब्यू किया मेलबर्न स्टार की तरफ से। सो उनके साथ हमारा एक जबरदस्त एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो सीमेंट किया वो हमारे जो यंग और रॉ टैलेंट है जिसमें हम बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में हर शोबे में बेइंतहा टैलेंट है। सिर्फ कमी है तो प्लेटफॉर्म की कमी है, कमी है तो सपोर्ट की कमी है। गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट ना, तभी तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को सीमेंट होने में भी होने दिया। डेफिनेटली कल अब्दुल्ला, आपको मजे की बात बताऊं, कल मैं और आकिब भाई बैठे मैच देख रहे थे और हम इस तरह देख रहे थे कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और ये जो है ना बॉलर इसको परफॉर्म करना चाहिए। सो मैंने आकिब भाई को कहा कि आकिब भाई जब हमने इसको वहां पे भेजा, ठीक है हम लोग बिलीव करते हैं, लेकिन उसके ट्रायल मैक्सवेल और हसी ने लिए और उन्होंने भी इस बात को सीमेंट किया कि इसके अंदर बेइंतहा टैलेंट है। तो कोई नहीं, परफॉर्मेंस जो है वो आने वाले दिनों में भी नजर आ जाएगी।
हाँ इंडीड, और जाहिर है वो पॉलिश होने का मौका मिलता है ना। यू नो हमारे सामने जब इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं, जब बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं और उसके बाद वो स्टार्स बन जाते हैं। चलें फरीदौन तो अभी इन मेकिंग है ना, लेकिन हारिस हैं और दीगर लोग जो आपके क्रेडिट पे जाता है, सर्टनली हाउ डज इट फील। और जब हम एक तरफ पाकिस्तान की वो तस्वीर देखते हैं जो हमने देखी, और एक तरफ हम पाकिस्तान की ये तस्वीर देखते हैं जब जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहे हैं अगर उनमें टैलेंट हो, तो ये इंस्पिरेशन, ये जज्बा कहाँ से आता है राना साहब? ये जज्बा जो है ना अब्दुल्ला, अपने मुल्क की मोहब्बत से आता है। और आप ये देखें कि हारिस का सफर हमारे सामने शुरू हुआ, आप भी साथ साथ हैं उस सफर में, आप जानते हैं सब लोग। और कल मैं और आकिब जावेद स्पेशली उनके घर गए, उनके घर वालों को मुबारकबाद देने, क्योंकि अब हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा है, जो हाईएस्ट पोस्ट है, जिसमें आपके बड़े बड़े स्टार शाहिद अफरीदी हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, फखर जमान हो गए। सो 2 से 3 साल के अरसे में आप ये सफर देखें कि उन्होंने कितना तेजी से तय किया। और कल उनके अपने घर में जाके बड़ी खुशी महसूस हुई कि उन्होंने अपने लिए नया घर भी बनाया, और स्पेशली हमने उनके माँ बाप को जो है वो मुबारकबाद भी दी। और तो ये जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, ये इतने ज्यादा सेटिस्फाइंग है अब्दुल्ला कि इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमें कोई शक नहीं है, बिकॉज यू गाइज हैव बीन एट इट फॉर अ व्हाइल। और खास तौर पे वो एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की फिल्मों में भी हमने देखा है, अपनी एक्सपीरियंस से भी देखा है कि जब आप यंग होते हैं और किसी जॉब के लिए जाएं तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, हालांकि आपकी पहली जॉब होती है। मतलब इस कश्मकश में लोग फंसे रह चले जाते हैं कि टैलेंट है लेकिन कोई चांस नहीं दे रहा। तो राना साहब, आप लोग विद योर ये सेंटर जो है उसमें ज़बरदस्त काम ये है कि पीपल हैव टैलेंट लेकिन उनको चांस तो मिल रहा है ना, वरना तो फिर वो इधर उधर फिरते रहेंगे। अच्छा जी, आगे के इरादे भी बताएं। अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर और आपका अगला प्लान क्या है? यू नो, हाउ वुड यू हंट फॉर मोर टैलेंट अराउंड अस? देखिए अब्दुल्ला, अब तो हमारा अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और कोई भी बच्चा हमें वीडियो बना के भेज सकता है। अगर उसकी वीडियो हमारे कोचेज अप्रूव करते हैं तो वो पाकिस्तान में कहीं भी हो उसको हम अपने पास लेके आके उसको ट्रेन कर सकते हैं। दोबारा अगर आप बता सकें फॉर ऑल दोज़ हु वाचिंग अस के वीडियो कोई भी हो सकता है इस वक्त भी हमें देख रहा हो और वो वीडियो बना के उसने कहाँ भेजनी है? देखें, पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप अपनी वीडियो 90 सेकंड की बना के अपनी बॉलिंग की, बैटिंग की, विकेट कीपिंग की आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। हमारे कोचेज उसको एनालाइज करेंगे। जब वो एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद फिर अगर उनके अंदर टैलेंट हुआ, शाहीन शाह अफरीदी जैसा, हारिस रऊफ जैसा, फरीदौन जैसा, फखर जमान जैसा, सो हम उनको खुद इनवाइट करेंगे और अपने पास ट्रेन करेंगे। और फिर जब तक वो प्लेयर नहीं अच्छा, एक और चीज राना साहब, क्योंकि एक दफ़ा सॉरी हम एक हमारा शो पे ही कुछ बच्चियां थी जिनसे हमारी बात हुई थी, जिनके फादर उनको ट्रेन कर रहे थे, एंड देन यू कॉल्ड अस। वो अपने घर के छत पे उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनकी कुछ प्रोग्रेस बताएं, बिकॉज आप लोगों ने बड़े हमें कॉल किया है यू गाइस। वो कुछ हुआ था उसके आगे? वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग भी करती रही है और उनमें से 1-2 बच्चे जो है उनको पाकिस्तान कैंप उनका नाम भी आ गया। वंडरफुल। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे पास अब्दुल्ला 128 जो है ना क्रिकेटर्स है अपकमिंग। मैं कहता हूँ माशाल्लाह ये 128 336 होंगे और ये जबरदस्त पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए भी क्या परफॉर्म करेंगे। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है आप लोगों की कि इट डज नॉट मैटर, काम चलता जाएगा। हम तो अगले सीजन के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हैं सर? सर इस दफा हम भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं और इस दफा आप देखेंगे कि जो आने वाले दिनों में हम एक मेजर अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि वी मीन बिजनेस। लेकिन साथ साथ मतलब ये जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इस बात को सुन रहे हो। राना साहब, आप भी, आपकी नीयत बहुत अच्छी है और उसके जो फायदे है ना, नताइज जो है वो फायदा उठा रही है हमारी कौमी क्रिकेट टीम और हमारी कौम। सो यू गिव a bigger cause, तो लिहाजा वी हैव टू रियली लुक एट द बिगर पिक्चर हियर। राना आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग एंड फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज रिफ्रेशिंग टॉकिंग टू देम बिकॉज वाकई कोई ना कोई नई चीज़ हो रही होती है। और अभी हम पिछला पूरा घंटा एक सियालकोट के सानिया की बात करें एवरीथिंग, लेकिन क्या ही बात है उन लोगों की, उन इदारों की जो कि अपने एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक काम के साथ लगे हुए हैं डिस्पाइट एनीथिंग एल्स दैट हैपेंस। अच्छा जी, अभी हम दोबारा से उसी पे आएंगे क्योंकि सर्टनली जिस तरह शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि 2-4 दिन बात होगी, ट्रेंड्स बनेंगी, ख़त्म हो जाएगी,
ये होगा यही वैसे। लेकिन सर आप लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात को ना ख़त्म होने देने के। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि इस पे सिर्फ बात ना हो, इस पे कुछ किया भी जाए प्रैक्टिकली, ताकि इस मामले को दुरुस्त समत में आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा साथ ही हम आपको अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इनकी जो प्रियंका कुमारा हैं मरहूम, उनकी मैयत अस्पताल से एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। अहमद फराज हमें बताएंगे कि कौन है इनकी मैयत के हमरा, कितने ऑफिशियल्स हैं, किस तरह हम इनको रुखसत कर रहे हैं अपने मुल्क से, ज़रा बताइए अहमद। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, हम इस वक्त एयरपोर्ट कार्गो के बाहर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले प्रियंका कुमारा की जो लाश थी वो एक डिफेंस के निजी अस्पताल से यहाँ पे लाई गई है और यहाँ पर 12:30 की फ़्लाइट से जो श्रीलंकन एयरलाइन है कोलंबो जाती है, वो 12:30 बजे उसको यहाँ से रवाना किया जाएगा। और यहाँ पर इस्लामाबाद से एक अटाची थे, एक श्रीलंकन कौंसलेट के और एक ऑनरेरी कौंसलेट थे। ये 2 ऑफिशियल जो थे ये यहाँ पर पहुँचे थे। अभी भी शायद नाज़रीन देख रहे होंगे कि उसकी जो ताबूत है उसके ऊपर उन्होंने फूल रखे हुए हैं। ये यहाँ पर पहुँचे हैं, इन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर फूल रखे हैं। फिर इसके बाद बाकायदा एम्बुलेंस में डालकर पुलिस की भारी नफरी, जिसमें एलीट फोर्स ऑपरेशन पुलिस की नफरी मौजूद थी, उनकी जो है उनकी सख्त सिक्योरिटी में अब से कुछ देर पहले जो उनकी मैयत थी, जो ताबूत था, उसको कार्गो पहुँचा दिया गया है। इस वक्त भी हम कार्गो में मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई डेड बॉडी जानी होती है वो कम से कम 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट लाई जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कस्टम और दीगर जो मामलात होते हैं उनको चेक करना होता है। अच्छा, मुझे बताइए अहमद, कोई पता लगा है आपको कि बॉडी लाई गई है, कोई ऑफिशियल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मौजूद हो, कोई कुछ तो हम इज़्ज़त तकरीम दे के जिस बंदे के साथ हमने ये किया है उसको प्रॉब्ली रुखसत कर रहे हों, कोई है मौजूद यहाँ पर? जी बिल्कुल कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ ये कहा गया था कि इनको सरकारी एजाज़ के साथ एक प्रोटोकॉल के साथ जो मैयत है वो ऑफिशियल्स को दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। ऐसा यहाँ पे कोई गार्ड ऑफ ऑनर उनको नहीं दिया गया जिस तरह दिया जाता है आमतौर पर। ये सिर्फ वहाँ से हॉस्पिटल से लाश को रिसीव किया गया है और पुलिस जो है वो लाश को, जिसमें AC कैंट मुकामी पुलिस, और ये यहाँ पर लेके लाश पहुँचे। और अब जो यहाँ पर क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा मामलात होते हैं, कस्टम्स है और भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनमें काफ़ी देर लग जाती है, तो इस हवाले से इस डेड बॉडी को जब यहाँ से रवाना किया जाएगा तो श्रीलंकन एयरलाइन जो है वो यहाँ से इसको लेकर रवाना होगी कोलंबो के लिए और ये 12:30 बजे की फ़्लाइट है। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी ऐसा सरकारी या कोई सियासतदान या कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जिनके सामने इनको जो है इस बॉडी को रवाना किया जाए। चलें ठीक है, थैंक यू अहमद फराज। हमें हैरानी तो नहीं है, क्या पता 12:30 की फ़्लाइट है तो थोड़ा देर से कुछ ऑफिशियल्स पहुँचे। ये जो सानेहा होना था वो हो गया। वी कैन ऑलवेज, ये जो स्मॉल जेस्चर्स होते हैं ना, ये शायद थोड़ा सा जख्मों पर मरहम रखने का काम कर सकें अगर किए जाए। जब आप लफ्ज़ों से बार बार मजम्मत कर रहे हो कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना, तो प्रैक्टिकली कुछ करके भी दिखा देना, मतलब साथ ही पहुंच जाए। ये हो सकता था। साथ साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद फराज का ये कहना है कि जी बहुत सिक्योरिटी है मैयत के साथ और एलीट फोर्स, क्या फ़ायदा, मतलब अब क्या सिक्योरिटी आप दे रहे हैं? और जब तवज्जो दिलाई जाती है ना इन लोगों की कि जनाब इस वक्त कोई होता मौजूद, आई होप के हो मौजूद। वैसे यू नो व्हाट, अगर कोई नहीं होता ना तो मैं चाहता हूं कि श्रीलंका वाले ये देख रहे हों कि हम सिर्फ लफ्जी ही गोलाबारी करते हैं कि जनाब हमें यकीन है कि श्रीलंका और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो खराब नहीं होंगे। हमारे टेम्परामेंट इस वक्त बहुत हाई इसलिए हुए हैं क्योंकि कौम के भी हाई हुए हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग एंड डूइंग ओवर हियर एज़ वेल। वी आर जस्ट सेइंग दैट, बट व्हाट आर द एक्शंस? हम तो उसको अपना ही शहरी समझते थे ना, वो तो हो ये गया। बट एनीवे वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग टू अस प्लीज हमें अगर जाते जाते जरा आप दिखा दें कि हम जब तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं उन लोगों की जिन पे एक्चुअली ये सारी जिम्मेदारी बनती है, तो वो आगे से किस अंदाज में क्या तौजीहात पेश करते हैं। और उसके बाद ब्रेक ले लीजिएगा खुद। होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जोश और जज्बा है इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती है, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते
आप मेरे से सवाल करते हैं, टीवी पे आए ना, आपके एंकर आए, बोलें कि इस मुल्क के लोगों को समझाएं, बच्चों के मुस्तकबिल समझाएं, उनका दीन के बारे में समझाएं। आप तो खाली एडवर्टीज़मेंट लेते हैं, पैसे कमाते हैं, ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं, बस सिर्फ पैसे ही कमाना होता है। Welcome back. If you were in Sindh yesterday, you would know कि कल बड़े ज़बरदस्त किस्म का सिंध कल्चर डे मनाया गया। सिंधी टोपी अजरक डे मनाया गया और Which was quite colourful and nice. मैंने I witnessed it. Yes. और ये मनाजिर हैं कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मनाया गया और जनाब बहुत से गैर मुल्की जो हैं जो पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो भी इसमें पेश थे। अमरीकी कौंसल जनरल मार्क स्ट्रॉ ने भी सिंधी सकाफत के दिन पर सूबे के आवाम के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। लेट्स लिसन के क्या अच्छा, बाय द वे इनका म्यूजिक बड़ा अच्छा था। कल मैंने कुछ बड़ा ऊंचा ऊंचा मुझे सुनाई दे रहा था घर पे भी। एंड इफ़ यू वर ऑन सोशल मीडिया तो उस पर भी आपने नोटिस किया था, मतलब जिसके पास कोई अजरक है ना तो कोई तस्वीर जरूर लगी हुई थी। सिंधी टोपी तो मेरे पास है और मुझे ये लड़कियां भी पहन सकती हैं। हाँ बिल्कुल पहन सकती हैं। सिंधी टोपी तो मेरे पास है, मुझे तोहफा मिली थी, बट आई डोंट हैव अ अजरक टू बी ऑनेस्ट। आर यू लाइक इस वक्त पुटिंग इट आउट देयर ताकि आप लोगों को बता रहे हैं आपके पास नहीं है, तो अगर किसी ने भेजनी है तो बेशक भेज देंगे। और भेजनी क्या है, मुझे आके वो जिस तरह होता है मुझे आके पहनाएं। अच्छा जी, अगर कोई चाहता है अब्दुल्ला की ये एक मासूमाना ख्वाहिश पूरी करना तो प्लीज़ आके कोई इनको अजरक पहना दे और मेरे लिए भी एक छोटी सी, मैं खुद ही पहन लूँगी। थैंक यू। अब जरा क्रिकेट की बात हो जाए। अच्छा जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच बारिश से मुतासर है और आज तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से अब तक तो अपेरेंटली शुरू नहीं हो सका है और कल दिन भी बारिश की नज़र हो गया था। ख़राब मौसम के बाइस मैच के दूसरे रोज़ सिर्फ 6 ओवर्स का खेल ही मुमकिन हो सका। और बताएं आप टेस्ट के पहले रोज़ आपको बता दें उसमें बारिश के बायस 2 बार मैच रोकना पड़ा था। 57 ओवर्स का खेल ही खेला गया और कौमी टीम अब तक जो है वो 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बना चुकी है। सिकंदर ऑल्दो बारिश पे तो सर्टनली आप कोई तज्जिया नहीं दे सकते, लेकिन हम जितना मैच हुआ है यार अभी तक तो मैंने कैलकुलेशन किए कल तक के अभी आज सुबह तक की जो स्कोर कार्ड के हिसाब से तो वी हैव लॉस्ट 117 ओवर्स। अगर 117 ओवर दिन में 90 ओवर होते हैं उसमें से 117 ओवर ज़ाया हो जाएं तो फिर कुछ बचता नहीं है। टाइम बहुत जो है उसकी में वैल्यू होती है। अब तो यही हो सकता है कि पाकिस्तान जो है अगर जब भी बारी आए थोड़ा सा रन्स करके 300 उनको आउट कर दे, 100 में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा 100 में आउट करके उनको फॉलो ऑन करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो भी तो खेलने आए, तो ये जो टाइम है ना ये बहुत ज़ाया हो गया। तो मुझे यही लग रहा है कि वो आगे भी सुना है फोरकास्ट, हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, भट्टी साहब बता रहे थे कि फोरकास्ट थ्रू आउट द। तो क्या ये ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको मैच? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से रेंड ऑफ हो जाएगा और उसमें जो है उसको पॉइंट में जो है हाँ पॉइंट ज़ाया होंगे हमारे मिलेंगे नहीं। मगर मैं थोड़ा सा 1-2 बातें कर सकता हूँ। मैं एक तो लाहौर कलंदर की अचीवमेंट पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जी ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर जो है पीसीबी का रोल अदा कर रहा है। जो पीसीबी को रोल अदा करना चाहिए वो लाहौर कलंदर अदा कर रहा है एंड दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। वो अलग बात है कि वो हार जाते हैं मगर ये कि वो करते बहुत ज़बरदस्त काम है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँ अब्दुल्ला और हुमा कि जब कोई आदमी इस तरह की जो कैंप लगाता है उसमें ये नहीं होता कि 10 बंदे आप बना दें। अगर आप साल में एक भी बनाते हैं ना, किसी एक को भी प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप 10-15 एक साथ नहीं बना सकते कि जी आप टैलेंट हंट कर रहे हैं तो 10 बंदे बना दें, फिर वो क्वालिटी भी नहीं रहती ना। एक बनाएंगे ना वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं सर्टनली। अच्छा, ओवर द वीकेंड आप वो एजाज पटेल है जिनकी बात होती रही है हमारी, चूँकि वीकेंड पे आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, जिन्होंने 10 आउट किए हैं, वो बहुत ही अनयूजुअल। वो क्या हो रहा है? एजाज पटेल अब्दुल्ला तीसरा बंदा है दुनिया में, जिम लेकर और कुंबले जो उनका इंडिया का था उन्होंने 10-10 आउट किए थे, फिर इनकी बात इन्होंने तीसरे बंदे हैं जिन्होंने एक इनिंग में 10 आउट किए। मगर आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम 62 पे आउट हो जाती तो पूरी दुनिया आईसीसी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि हमारी पिचेस कैसे बनती हैं। वो फिर आईसीसी ये कहते हैं कि आप जाएं, हमारा बंदा आएगा, वो आके आपकी पिचेस बनाएगा। इंडिया में कोई नहीं पूछ रहा कि वो 62 पे, क्या न्यूजीलैंड की टीम इतनी खराब है कि वो 62 पे आउट हो जाए? नॉट पॉसिबल। तो ये इंडिया के ये रीत रही है कि वो अपनी पिचेस इतनी हल्की बनाते हैं जब कोई भी फॉरेन टीम आती है कि उसको वो इस बुरी तरह ह्यूमिलेट करते हैं। तो इनकी इंक्वायरी
तारीफ बिल्कुल नहीं होती। मेरे हिसाब से तो आईसीसी को पूछना चाहिए किस किस्म की पिचेस बना रहे हैं हम, कि जिसमें टीम न्यूजीलैंड जैसी वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड जो टेस्ट क्रिकेट में वो 62 पे आउट हो रही है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती की बात है, और आईसीसी हमेशा वो वन साइडेड रहता है, और शुक्र है कि पाकिस्तान में नहीं हुआ। अच्छा, ये बड़े सवाल, बाय द वे थैंक यू सो मच सिकंदर बख्त फॉर गिविंग अस अ लो डाउन ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन साथ साथ ही हम कह दें कि ये बड़ी चीज़ें आ गई हैं अगेंस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि अब कुछ सवालात उनसे भी हो जाने चाहिए, लेकिन उनकी इजारादारी वो तो मुसल्लत है, कायम क्या है, मुसल्लत है। अगर नहीं हो रहा तो दूसरी बात है, लेकिन एटलीस्ट सारों को पता है ना देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, तो अब वो प्रेशर भी आ जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलिए। अब हमने आपको बता दिया बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट तो बारिश होगी, वो तो रुकी गया बीच में, लेकिन प्लेयर्स एंजॉय करते रहे और करते क्या रहे हैं। मछली खा रहे हैं कि नहीं? मछली वाली तो नहीं हमने दिखाई, लेकिन स्किडें लग रही हैं जिस तरह बचपन में बारिश में स्किडें लगाई जाती थी। तो ज़रा एक पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, बांग्लादेशी प्लेयर शकीबुल हसन, और वो ये स्किड याद है आपको? हाँ। इसमें काफ़ी मतलब चोटें भी लग जाती होती थी, क्योंकि नीचे आपको पता है जो भी सरफेस होती थी उसमें कुछ ना कुछ कोई शार्प चीज़ निकल ही आती थी। सो दिस इज़ वन। और उसके बाद ये शाहीन शाह अफरीदी को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्रिकेट नहीं हो रही तो छोड़ो, हम कोई और स्पोर्ट में चले जाते हैं, और वो फुटबॉल प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। मेरी बात सुनिए, वैसे व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एंजॉयड रेन लाइक दिस? आई डोंट इवन रिमेंबर। और अब्दुल्ला, हम ये खुशी का मौका अभी हम दिखा रहे हैं बारिश का, मुझे रोना आ रहा है ये सोच के कि मैंने बारिश कब से नहीं देखी। और उसके बाद यहाँ भी दिल नहीं भरा, तो हमारी माशाल्लाह टीम जो है वो इंडोर क्रिकेट खेलना स्टार्ट हो गई। तो ये भी हम ये आपको ये ले, बाबर को देख रहे हैं आप, बाबर ही है ना? हाँ बिल्कुल बाबर। सोते में भी खेलते होंगे क्या? सीरियसली दे आर लाइक, एंड दैट इज हाउ आई गेस द एक्सेलेंस पाने के लिए आप थोड़ा सा ऑब्सेसिव तो इंसान हो ही जाता है। तो इन्होंने कहा छोड़ो सब कुछ, बाहर तो बारिश हो रही है, हम अंदर ही खेल रहे। पाकिस्तान की तुम पे ही है। पता है मुझे टेंशन क्या है कि कुछ शीशे पे लगेगी बॉल और टूट जाएगा, इसीलिए हम वो नहीं है जो ये हैं, और हम ये इनके घरों में ये टेंशन्स नहीं होती होंगी। नहीं होती तो होंगी, हमें तो होती होंगी, आई एम श्योर हर एक के घरों में हमारी पाकिस्तानी माएँ चीज़ें टूटी भी हुई हैं। अच्छा जी, जाने से पहले एक और खबर आप बताएं। क्या? अच्छा जी, आज जनाब एक और हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, और आज है 50वां यौम शहादत है 71 की जंग के बहादुर सबूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 3 दिसंबर 1971 को बतौर कंपनी कमांडर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट सुलेमानी के महाज पर तैनात थे, और इस दौरान उन्होंने दुश्मन फौजियों और टैंकों को भारी नुकसान पहुँचाया, और 6 दिसंबर 1971 को मुल्क कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अच्छा जी, साथ साथ ही हम आपको बता दें कि कोविड के भी कुछ फिगर्स आपसे डिस्कस करने हैं। हमारे प्रोड्यूसर जिनको डेंगू हो गया था, बड़ी दिनों बाद देर बाद उनसे मुलाकात हुई, और वो भी बता रहे थे कि डेंगू भी एक कोई शदीद किस्म की ख़तरनाक चीज़ है। ही हैज़ लॉस्ट सो मच वेट आफ्टर दिस एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो उससे भी बचें, और कोविड का तो हम आपको बता ही रहे हैं। 24 घंटों में 10 अमवात बिकॉज ऑफ कोविड ये हुई हैं। 10 इज़ अ बिग नंबर आई फील, क्योंकि और कितने 300 से अबव केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं? 336, और दैट मेक्स 0.78 positivity rate. We are still good, we are still better alhamdulillah from the rest of the world. देखिए, ओमिक्रॉन को ना भूलें, तो वो भी अब तक तो वैसे कोई इस तरह बताया तो नहीं है कंफर्म, लेकिन आई एम श्योर कि ट्रैवल करी। इंडिया में भी केसेस आना शुरू हो गए हैं, यूएई में भी देयर वाज वन केस। गेट वैक्सीनेटेड, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक डोज लगवा लिया, उसके बाद बस भूल गए कि दूसरी डोज भी लगवानी है। प्लीज अपनी दूसरी डोज भी लगवाएं। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।